हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केयर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सेल चैप्टर के 30 ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो जीएनएम फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब पेपर में आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज डिस्कवर द सेल। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? स्लाइडर ने, स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, लियोन हॉक ने। इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में सेल देखा था। इन्होंने सेल को कॉर्क में देखा था। कॉर्क मतलब पेड़ की छाल का ऊपरी हिस्सा जो हल्का और स्पंजी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, यानी मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है या ऑर्गन सिस्टम है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोशिका। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब शरीर की बनावट का सबसे छोटा हिस्सा, और फंक्शनल यूनिट मतलब जो अपने स्तर पर कोई काम कर सकता है। सेल जो है, सेल में खुद की मशीनरी होती है, एनर्जी बनाना, प्रोटीन तैयार करना और वेस्ट निकालना। एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे एक घर ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारा शरीर सेल से बनता है। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड? कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी? इसका आंसर बी हो जाएगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिवीजन का स्टडी किया जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर हर एक पार्ट को खोलकर देखना मोबाइलोलॉजी नहीं कहलाता है, लेकिन वैसे ही सेल के अंदर झांककर उसके पार्ट्स और काम को समझना साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज। शरीर की सबसे छोटी इकाई है, एटम है, मॉलिक्यूल है, सेल है या टिश्यू है? इसका आंसर सी हो जाएगा, सेल। सेल वो सबसे छोटी इकाई है जिसे लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था और कॉर्क के अंदर देखा था सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम विच सिंगल सेल। मानव शरीर का निर्माण किस एकल कोशिका से होता है? स्पर्म से, ओवम से, ब्लास्टूला से या जाइगोट से? इसका आंसर डी हो जाएगा, जाइगोट। जाइगोट तब बनती है जब एक स्पर्म सेल और एक ओवम सेल आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के अंदर पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पूरे मानव शरीर का ब्लूप्रिंट है। इसी में डीएनए भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली कैसे झिल्ली होती है? सेमी परमिएबल, फुल्ली परमिएबल, इम्पेरमिएबल या वाटर प्रूफ? इसका आंसर ए हो जाएगा, सेमी परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री होती है जो सेल को सराउंडिंग से अलग रखती है। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गेट की तरह है जो सिर्फ अपने गेस्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को अंदर जाने देती है, बाकी लोगों को एंट्री से मना कर देता है। यहाँ पे एक और बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑप्शन में सेलेक्टिवली परमिएबल लिखा हो तो वही सही है, यह सेमी परमिएबल का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी एपेरेटस या न्यूक्लियस? इसका आंसर डी हो जाएगा, न्यूक्लियस। ये सेल के एकदम बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिफ्यूजन सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम, यानी मिश्रण में पदार्थ किस दिशा में जाते हैं? लो टू हाई, हाई टू लो, बोथ डायरेक्शन यानी दोनों दिशाओं में, या रैंडम?
इसका आंसर बी हो जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, इसमें सेल को एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है। इसमें पार्टिकल्स अपने आप ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा वाले क्षेत्र की तरफ मूव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एक जगह आपने परफ्यूम स्प्रे किया और मॉलिक्यूल्स खुद फैलकर पूरे रूम में खुशबू फैला देते हैं, ठीक उसी तरह इसमें भी होता है। अगर क्वेश्चन में एनर्जी रिक्वायरमेंट पूछा जाए तो आंसर होगा नो, डिफ्यूजन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑस्मोसिस। प्रासरण में किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंजाइम या माइटोकॉन्ड्रिया। ऑस्मोसिस एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी यानी एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें पानी हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन मूव करने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, सूखा किशमिश को अगर आप पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है थोड़ा देर बाद, क्योंकि पानी किशमिश के अंदर चला जाता है। ठीक इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ पानी और छोटे मॉलिक्यूल्स को जाने देती है, बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूफिल ट्रांसपोर्ट इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। यूफिल ट्रांसपोर्ट किस प्रकार की प्रक्रिया है? पैसिव, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक या एक्टिव। इसका आंसर डी हो जाएगा, एक्टिव। यूफिल ट्रांसपोर्ट मतलब पदार्थ को उल्टी दिशा में ले जाना, यानी जहाँ कम मात्रा है वहाँ से ज़्यादा मात्रा वाली जगह पर भेजना। ऐसा काम अपने आप नहीं होता है, इसमें एनर्जी यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कम्स फ्रॉम, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? एटीपी, डीएनए, आरएनए या लिपिड्स। इसका आंसर ए हो जाएगा, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो पदार्थ को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसी को एटीपी बोलते हैं। एटीपी को सेल की बैटरी या एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्योंकि सेल के सारे काम इसी से चलते हैं। इसको याद करने का तरीका है, एटीपी यानी ऑल टास्क पावर, सेल के सभी काम में पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर हाउस ऑफ द सेल इज, यानी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गोल्गी बॉडी। इसका आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में खाना यानी ग्लूकोज तोड़कर एटीपी बनाता है और एटीपी ही सेल की एनर्जी करेंसी है। एनर्जी बनाने का काम होने के कारण इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे बिजली घर पूरे शहर को बिजली देती है, ठीक वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, एटीपी प्रोडक्शन या लिपिड स्टोरेज। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम सेल में प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन बनाने की वजह से इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये सेल के साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे फैक्ट्री में मशीनें सामान बनाती हैं, वैसे ही राइबोसोम एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? सेल डिवीजन, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन पैकेजिंग एंड सेक्रेशन या फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन पैकेजिंग एंड सेक्रेशन। जैसे आसान भाषा में इसको समझिए, गोल्गी एपेरेटस सेल में बने प्रोटीन्स और लिपिड्स को पैक करता है और जहां ज़रूरत हो वहां भेजता है। इसे सेल का कुरियर ऑफिस या पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? पावर हाउस, ब्रेन ऑफ सेल,
स्टोरेज सैक या सुसाइडल बैग? इसका आंसर डी हो जाएगा, सुसाइडल बैग। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल के पुराने, खराब या टूटे हिस्से को पचा देते हैं। अगर सेल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो लाइसोसोम अपने एंजाइम्स को जोड़कर पूरा सेल तोड़ देता है। इसी वजह से इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। जैसे कूड़ा साफ करने वाला ट्रक गंदगी उठाकर ख़त्म कर देता है, ठीक वैसे ही लाइसोसोम सेल का कचरा ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल? कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? एटीपी पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, फैट डॉपलेट्स पाया जाता है या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस में सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और कभी कभी आरएनए भी होता है। यह जेनेटिक मटेरियल सेल को बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है, इसलिए न्यूक्लियस को सेल का कमांड सेंटर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे किसी फैक्ट्री का मैनेजर सारे ऑर्डर्स देता है, वैसे ही न्यूक्लियस सेल के सभी कामों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिटोसिस हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर इन डॉटर सेल्स? समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 23, 46, 92 या 44? इसका आंसर बी हो जाएगा 46। मिटोसिस में एक सेल दो समान सेल में बढ़ता है और नई दोनों सेल्स में क्रोमोजोम्स की संख्या पेरेंट सेल जितनी ही रहती है। इंसान में यह संख्या हमेशा 46 होती है। जैसे एक फ़ोटो की 2 कॉपी बनाओ, पेज उतने ही रहेंगे, बस नई कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मियोसिस हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर इन डॉटर सेल्स? अर्धसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में कितने क्रोमोजोम होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए 23। मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है। इनमें क्रोमोजोम्स की संख्या आधी हो जाती है। इंसान में आधी संख्या 23 होती है। ऐसा इसलिए होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद संख्या फिर से 46 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ मिटोसिस इज? समसूत्री विभाजन की पहली अवस्था क्या है? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या टेलीफेज? इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोफेज। मिटोसिस की शुरुआत प्रोफेज से ही होती है। इसमें क्रोमोजोम्स स्पष्ट और मोटे हो जाते हैं, जिससे वे आसानी से दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस ऑकर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच? यानी अर्धसूत्री विभाजन किसके निर्माण में होता है? सोमेटिक सेल्स, गेमेट्स, नर्व सेल्स या ब्लड सेल्स? इसका आंसर बी हो जाएगा, गैमेट्स। मियोसिस सिर्फ जनन कोशिका में होता है, यानी सेक्स सेल में होता है। इसमें क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद संख्या फिर से 46 हो जाए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मिटोसिस इज आल्सो नोन एज? समसूत्री विभाजन को और क्या कहते हैं? एमिटोसिस, सेल फ्यूजन, रिडक्शन डिवीजन या इक्वेशन डिवीजन? इसका आंसर हो जाएगा डी, इक्वेशन डिवीजन। मिटोसिस में एक सेल दो नई सेल्स बनाती है। दोनों नई सेल्स में क्रोमोजोम की संख्या पेरेंट सेल के बराबर रहती है। इसी वजह से इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जैसे 10-10 पेज की किताब की फ़ोटोकॉपी बनाओ और कॉपी में भी पेज उतने ही रहेंगे, संख्या कम या ज़्यादा नहीं होगा, बस इसी तरह सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्स क्रोमोजोम्स इन फीमेल आर? स्त्री के लिंग गुणसूत्र होते हैं XY या XX या YY या XO? इसका आंसर बी हो जाएगा, XX। यानी इंसानों में 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिनमें से 2 होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। महिला में दोनों सेक्स क्रोमोजोम्स X और X होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स क्रोमोजोम्स इन मेल आर? पुरुष के लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, XX, YY या XO?
इसका आंसर हो जाएगा XY। इंसान में कुल 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिनमें से 2 होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है वैसे ही, बस इसमें मेल में एक X और एक Y क्रोमोजोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाई, यानी मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? मदर क्रोमोजोम्स, फादर क्रोमोजोम्स, बोथ इक्वली या माइटोकॉन्ड्रियल DNA? इसका आंसर बी हो जाएगा, फादर क्रोमोजोम्स। इसको आसान भाषा में समझते हैं, जैसे माँ हमेशा X क्रोमोजोम देती है और पिता X या Y में से कोई भी दे सकता है। अगर पिता X देता है तो बच्ची होगी, अगर पिता Y देता है तो बच्चा होगा, यानी लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ म्यूटेशन? म्यूटेशन किसे कहते हैं? सेल डिवीजन, या जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन, या प्रोटीन फॉर्मेशन, या RNA सिंथेसिस? आंसर हो जाएगा बी, जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन। म्यूटेशन का मतलब है DNA या जेनेटिक मटेरियल में कोई अस्थायी बदलाव होना। ये बदलाव छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, और इसे सेल के काम करने का तरीका बदल सकता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे किताब के किसी पेज पर एक शब्द गलती से बदल जाए, मतलब वही है, बस स्पेलिंग बदल गई है। कभी कभी मतलब भी बदल जाता है और यही म्यूटेशन है DNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इन DNA डज नॉट कॉपी करेक्टली, यानी DNA के सही कॉपी न बनने से क्या होता है? इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, या म्यूटेशन? इसका आंसर हो जाएगा डी, म्यूटेशन। सेल डिवीजन के समय DNA के कॉपी बनती है, और अगर कॉपी बनाते समय कोई गलती हो जाए तो DNA का सीक्वेंस बदल जाता है, इसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रेसिपी बुक है जिसमें लिखा है चीनी 2 चम्मच डालो, अगर कॉपी करते समय गलती से नमक 2 चम्मच डाल दोगे तो रेसिपी का स्वाद ही बदल जाएगा। ऐसे ही गलत DNA की कॉपी में हो जाए तो सेल का काम करने का तरीका बदल सकता है, और यही म्यूटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलाइटिस इज विच टाइप ऑफ डिजीज, यानी सेल्यूलाइटिस किस प्रकार का रोग है? कैंसर, बोन डिजीज, हार्ट डिजीज, या स्किन इन्फेक्शन? इसका आंसर हो जाएगा डी, स्किन डिजीज। सेल्यूलाइटिस एक गंभीर बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलाइटिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? सेल्यूलाइटिस किन बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई, या साल्मोनेला? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। सेलुलाइटिस आमतौर पर स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया स्किन और उसके नीचे के सॉफ्ट टिश्यूज़ में सूजन, लालिमा और दर्द पैदा करता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पैर में कोई चोट लग गई है और सही से साफ़ नहीं किया गया, तो बैक्टीरिया वहाँ से अंदर घुसकर इन्फेक्शन फैला देता है, तो त्वचा लाल, गर्म और दर्दनाक हो जाती है। बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मेजर सिम्टम ऑफ सेलुलाइटिस इज, यानी सेलुलाइटिस का एक प्रमुख लक्षण है स्किन रेडनेस, ब्लड क्लॉट, हेयर फॉल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसका आंसर हो जाएगा स्किन रेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सेवियर केसेस ऑफ सेलुलाइटिस व्हाट कैन हैपन? सेलुलाइटिस के गंभीर मामलों में क्या हो सकता है? स्ट्रोक, अस्थमा, सेप्टिसीमिया, या आर्थराइटिस? इसका आंसर सी हो जाएगा, सेप्टिसीमिया। आसान भाषा में इसको समझते हैं, अगर सेल्यूलाइटिस का समय पर इलाज न किया जाए तो बैक्टीरिया खून में फैल सकते हैं। इस हालत को सेप्टिसीमिया कहते हैं, जो जानलेवा भी हो सकता है। मान लीजिए पैर में इन्फेक्शन हुआ है और उसे अनदेखा कर दिया, धीरे धीरे बैक्टीरिया खून में फैलकर पूरे शरीर को बीमार कर सकते हैं। यही कारण है कि ऐसे इन्फेक्शन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ हमारे जीएनएम फर्स्ट ईयर के सेल चैप्टर के 30 एमसीक्यू पूरे होते हैं। अगर आपने ये सारे सवाल ध्यान से सुने हैं तो समझ लीजिए कि सेल वाला चैप्टर आपके लिए अब आसान हो चुका है। याद रखिए, पढ़ाई का असली मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना, ताकि कोई भी सवाल आए आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकें। अगर ये एमसीक्यू आपके काम आए तो इस सीरीज़ के अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार हम टिश्यू चैप्टर को कवर करने वाले हैं और वहाँ भी हम इसी तरह आसान भाषा और एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।